नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, अभी तक मैं आपसे मेष लगन, वृषभ लगन या वृष लगन और मिथुन लगन की कुंडलियों के बारे में मैंने डिस्कशन किया है। तो दोस्तों, अक्सर मैंने बात किया है कि उस घर में जो ग्रह बैठा है उसके अकॉर्डिंग अगर कारक है तो उसके पॉजिटिव फल देगा और अगर मारक है तो निगेटिव फल देगा। ठीक है दोस्तों, और मैंने साथ ही साथ ये भी डिस्कस किया था कि ये 1 से लेकर के 12 घर हैं। राशि के हिसाब से देखिए, राशियाँ अलग है, घर अलग है। घर कभी भी अपना स्थान नहीं बदलेंगे, राशियाँ अपना स्थान बदल सकती है। बहुत बार मैं आपको समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी जो मेरे दोस्त लोग अभी नए मेरे चैनल पर आए हैं उनको शायद ये समस्या हो रही है, तो उनसे एक विनती है कि वो पुरानी वीडियोज़ को ज़रूर देखें। लेकिन एलेबोरेटली मैं आज डिस्कस कर लेता हूँ इन घरों के क्या क्या फल हैं, ताकि आपको अगली जो लगन कुंडली में डिस्कस करूँगा उसमें दिक्कत ना आए। और मेरे प्रिय जो दोस्त हैं, जो दर्शकगण हैं, वो पिछली वीडियोज़ को भी फिर ढंग से देख सकते हैं अगर घर के बारे में उनको पता होगा। तो देखिए दोस्तों, एक बार मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि पहला जो घर है ये हमारा है, स्वयं का है, तन भाव है। तन भाव से मतलब क्या है कि देखिए, हमारा रंग रूप आकार चरित्र कैसा है, स्वभाव कैसा है, बोलने की हमारी कला कैसी है, हमारा मानसिकता कैसी है, हमारे शरीर की कद काठी डील डोल किस तरीके का है, ये हमें पहले घर से ही पता चल पाएगा। तो पहले घर से हमें ये सब पता चलता है। दूसरा जो घर है वो धन भाव का है। तो धन भाव का दोस्तों मतलब आप समझ लीजिए कि धन लाभ। लाभ मतलब ये वैसे तो धन कुटुंब वाणी का है। और ध्यान दीजिएगा, जब हम खड़े होते हैं, अगर आप खड़े हैं इधर तो ये सीधा हाथ होगा मेरा। तो सीधा हाथ से मतलब क्या है कि आपकी दाईं आँख, दायां आपका दांत, ये सब चीज़ें इस घर से देखी जाती है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर हमारी जो बोलने की शैली है उस पर भी जो मतलब एक वो रहेगा सारा धर्मदार, वो इसी घर का रहेगा, हम किस तरीके से बोलते हैं। तीसरा घर दोस्तों थोड़ा सा भ्रातृ भाव का है, छोटे भाई बहनों का है। और इस घर को थोड़ा सा नेगेटिव बोलते हैं क्योंकि यहाँ पराक्रम का, अपनी मेहनत का ये घर है। और इसको आप देख सकते हैं कि हम अपने छोटे भाई बहनों का किस तरीके से ध्यान रखते हैं या वो किस तरीके से ध्यान रखते हैं, वो इस घर से पता चलेगा। हालांकि मंगलदेव अगर कारक है और इस घर में बैठे हुए हैं तो बहुत ही अच्छा ये उनका अपना घर माना जाता है। चौथे घर की बात करते हैं दोस्तों, ये मातृभाव है, माता का स्थान है, यानी माँ के साथ आपका प्रेम कैसा है, सुख सुविधाएं कैसी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी घर से हम अपनी प्रॉपर्टी जो है, प्लॉट, मकान, गाड़ी, इन सब का पता हम लोगों को चलता है। अगर हम थोड़ा सा आगे देखें तो ये जो है हमारी जो चेस्ट है, हार्ट है, फेफड़े हैं, लंग्स हैं, उसका भी ये घर होता है। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम घर को इष्ट देव भी हम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ से पांचवा घर माना जाता है, 1 2 3 4 5। तो पंचम भाव ये संतान का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने पेट से रिलेटेड अगर कोई खराब ग्रह बैठता है तो पेट बढ़ जाएगा। संतान के बारे में है, लॉटरी के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में यहाँ से पता चलता है, जुआ सट्टा और लव मैरिजेस के बारे में, गर्भाशय से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो यहाँ से पता चलेगी। किसी जातक की शिक्षा कितनी होगी वो इस घर से इससे पता चलेगा। आपकी संतान के लिए भी कि संतान किस दिशा में जाएगी, कैसी शिक्षा करेगी, तरक्की किस तरीके की होगी या नहीं होगी, तो ये सब यहाँ से पता चलता है। और स्पेशली लव अफेयर के लिए आजकल के टाइम में इस घर को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। और काफ़ी बड़ा इस पर लोगों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वीडियो बन सकता है। मैं इस पर भी आगे बात करूँगा लव मैरिज की जब डिस्कशन होगी। छठा जो घर है ये रोग भाव, देखिए लिखा ही हुआ है मैंने, बहुत निगेटिव है, मैंने सर्कल किया हुआ है इसको। 6 8 12 जो है ये जो है अगर मारक ग्रह में बैठते हैं, विपरीत राजयोग की थ्योरी को फॉलो करते हैं, तभी ये उस दशा में अच्छे फल देंगे। अदरवाइज तो कोई भी कारक ग्रह यहाँ बैठ जाए वो निगेटिव ही फल देगा इन घरों से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो ये घर अच्छा नहीं है, कर्जे का स्थान है, रोग हो सकते हैं, ऋण हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, बैंक के लोन के बारे में है। हाँ, इसका एक प्लस पॉइंट है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए ये स्थान देखा जाए तो अच्छा बैठता है। अब ऐसे ही यहाँ पर हम थोड़ा सा देखें, जो लिटिगेशन है, मुकदमे हैं या लंबी बीमारियाँ हैं, हाथों से संबंधित प्रॉब्लम है, अगर ऑपरेशन होना हो लिवर का तो वो छठे घर से देखा जाता है। हालांकि राहु इस घर में अगर पड़े हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले घर की बात करते हैं, 7वां घर। ये दाम्पत्य भाव का है। दाम्पत्य भाव मतलब अपने लाइफ पार्टनर का है, डेली बेसिस का है और बिजनेस पार्टनर का है,
अगर आप थोड़ा सा इसमें देखें तो लगन के सामने वाला घर है, इसे वाइफ का स्थान हम बोलते हैं, और अगर लड़की की कुंडली है तो पति का स्थान इसको बोल देंगे। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना होगा। अगर हम इससे रिलेटेड मूत्र मार्ग के जितने भी रोग हैं वो इसी घर से चेक किए जाते हैं। अगेन 8वें घर पर आते हैं, इसको दोस्तों मृत्यु भाव या आयु भाव भी बोला जाता है। ये फिर निगेटिव घर है। गहरी खोज इसका एक सबसे बड़ा बाई प्रोडक्ट है। अगर गहरी खोज में कोई जाना चाहता है तो इस घर से देखा जाता है। मृत्यु तुल्य कष्ट यहाँ से देखे जाते हैं। ससुराल पक्ष से जो परेशानियाँ हैं, काम में अड़चन है, वो सब चीज़ें यहाँ से देखी हैं। गुप्तांगों के बारे में अगर कोई जानकारी लेनी है तो इस घर के बारे में हम थोड़ा देखेंगे, उसको ढंग से डिटेल से पढ़ते हैं, तभी इस घर का महत्व हमें पता चलता है। लेकिन इस घर का महत्व है कंपटीशन या सरकारी जॉब के बारे में, और इस घर का महत्व है जातक को अगर गहरी खोज के बारे में जानना हो तो ही हम बात करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन का जो 8वां भाव अगर देखें तो वो प्रबल था। यहाँ से उनका पता चला कि वो जो है रिसर्च, इतने बड़े रिसर्च, जितने भी रिसर्चर हैं बेसिकली उनका 8वां भाव जरूर प्रबल होगा। 9वें भाव की बात करते हैं, भाग्य स्थान है दोस्तों। भाग्य का उदय पता चलता है, पिता से रिश्ते हमारे कैसे हैं, हायर एजुकेशन में अगर जाना हो, विदेश जाने का भी पता यहाँ से चलता है। बिजनेस करेंगे या नहीं करेंगे, पिता से बनेगी या नहीं बनेगी, इसी घर से पता चलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि छोटी मोटी अगर विदेश यात्राओं को देखते हैं तो उसके लिए भी हम 9वां भाव या इसको भाग्य भाव को देखते हैं। धर्म में रुचि कैसी होगी, आस्था कैसी होगी, ठीक है जी। तो इसके बारे में भी हम पिता के लिए सही है या नहीं, या पिता हमारे लिए सही है या नहीं, ये चीज़ें भी 9वें भाव से या भाग्य भाव से देखी जाती है। 10वें भाव की बात करते हैं, कर्म भाव है, प्रोफेशन का है, जॉब का है, आपकी कंसल्टेंसी से रिलेटेड जो काम है, बिजनेस से रिलेटेड है। और अगर हम रोगों की बात करें तो घुटने या जोड़ों की जो समस्याएं हैं वो इस घर से देखी जाती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मान सम्मान भी इस घर से देखते हैं कि आपकी पोजीशन क्या है समाज में, वो हमें इस 10वें घर से पता चलती है। 11वां भाव दोस्तों ये लक्ष्मी का भाव माना जाता है, यानी आय भाव माना जाता है। इनकम हमारी कैसी है, इनकम यहाँ से पता चलती है, सेविंग यहाँ से पता चलती है, खर्च यहाँ से पता चलता है। यानी इनकम माइनस खर्च जो है वो हमारी सेविंग। अगर मैथमेटिक्स का सीधा सीधा हमने क्या कमाया उसमें से क्या गंवाया, जो बचा वो हमारा लाभांश हुआ। तो ये एक थ्योरी हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी। तो हम ज़्यादा तो इस चीज़ पे जब धीरे धीरे चलेंगे उसको डिस्कस करेंगे ही। हाँ, इतना जरूरी है कि बड़े भाई बहनों का घर है ये, छोटी मोटी बीमारियाँ लगी रह सकती हैं। बायां कान है, ऐसे ही बाई जो घुटने के नीचे के जो पार्ट है वो इससे देखा जाता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इच्छा पूर्ति का घर भी यही है। तो अगर आप कोई इच्छा करते हैं उसके लिए फिर यहाँ से कर्म करते हैं तो आय अच्छी होती है, तो वो एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ बनता है। 12वां घर अगेन मैंने निगेटिव बोला है, तो ये विदेश में रहने के लिए अच्छा है। अगर क्योंकि देश काल परिस्थिति के हिसाब से दोस्तों चीज़ें और सीमाएं बदलती चली गई, तो अगर आप विदेश जाने की बात करते हैं तो ये घर डेफिनेटली अच्छा है। क्योंकि ये मातृभाव जो है मातृभूमि का है। अगर मातृभूमि वाला जो ग्रह यहाँ उठ करके चला है तो समझिए दोस्तों विदेश में सेटल होना पक्का है। लेकिन और अगर लग्नेश उठ करके यहाँ चला जाए जो है 12वें घर में, या 12वें घर का मालिक जो है यहाँ आकर के लग्नेश में बैठ जाए, तो विदेश जाना या सेटल होना पक्का है। लेकिन इस घर के नेगेटिव पॉइंट क्या है कि एक तो हॉस्पिटल के खर्चे बहुत कराता है, नींद में आने में प्रॉब्लम होती है अगर इस घर में कोई नेगेटिव ग्रह बैठा हुआ है। बाईं आंख की प्रॉब्लम है। हाँ, सबसे अच्छी बात यह है कि केतु अगर इस भाव में बैठे हैं तो मोक्ष का कारक है ये, और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अच्छा घर है। जेल यात्रा तक करनी पड़ जाती है इस घर में, ये सबसे बड़ा नेगेटिव है किसका पॉइंट है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि केतु अगर इस घर में बैठ जाते हैं तो आदमी आध्यात्मिकता की तरफ जाने लगता है, और ये आध्यात्मिकता के भाव को जगाता है, उसको प्रकट करता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस घर से हम ये भी देखते हैं कि पति पत्नी कितना साथ रहेंगे या रिश्ता कैसा चलेगा। और ये भी जो खर्चे हैं हमारे जनरली वो इसी घर से हम ज़्यादा देखते हैं। तो मैं समझता हूँ दोस्तों इस वीडियो के साथ आप घरों से मिलने वाले जो फल हैं उनको आप ढंग से समझ गए होंगे। मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं उनको आप ज़रूर देखिएगा। अभी मेष, वृषभ और जो मैंने मिथुन लगन की कुंडलियाँ डिस्कस करी, तो अब अच्छे से आज आप अगर उनको रिवाइज करेंगे तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। और मैं फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी कुंडली लेकर के बैठिए, आप उसमें देखिए कौन ग्रह कहाँ बैठा है। कुछ चीज़ें अभी आपको क्लियर होंगी जब मैं मेष से लेकर के मीन लगन तक की कुंडलियाँ डिस्कस करूँगा आपसे। उसके बाद जो मैं बात करूँगा दोस्तों, कुछ अलग अलग राजयोग की बात करूँगा। उसके बाद जो हम बात करेंगे कुछ जैसे मांगलिक दोष है, जैसे शनि की 7.5 है बड़ा, और
अगर हम बात करें तो कालसर्प दोष की या कालमृत दोष की, इनकी भी बातें करेंगे, या केमद्रुम दोष है और पंच महापुरुष योग जो बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आगे चलते रहेंगे और फिर फाइनली ग्रहों की युति पर आएंगे। अगर आप देखेंगे अपनी कुंडली में 2 या 3 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं तो उनके बारे में हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंटली आप धैर्य के साथ मेरी बातों को सुने समझें तो अच्छा रहेगा। और मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो वाकई आप काबिल तारीफ़, और मैं इसके लिए आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और दोस्तों जो लोग अभी नए मेरे सब्सक्राइबर बने हैं वो कृपा करके पिछले वीडियोस जरूर देखें, एक नहीं 2-2 3-3 बार देखें, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए और मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं क्यों मैथमेटिक्स की बार बार बात करता हूँ, क्यों मैं लॉजिकल बात करता हूँ, क्यों प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करता हूँ, वो शायद मैं समझा सकूँ। क्योंकि दोस्तों देखिए, पढ़े लिखे होने का मतलब ये है कि हमारी चीज़ को मैथमेटिकली समझें और हमें ये समझना है कि इस फील्ड में जो अंधविश्वास है उनको हटाना है, एक सही नॉलेज को लोगों के सामने लाना है। ये नॉलेज के लिए देखिए कोई भी डिग्री या कोई भी अर्हता की ज़रूरत नहीं है। नॉलेज के लिए अगर ज़रूरत है तो डेडिकेशन की ज़रूरत है। आप कुंडली को सुधार सकते हैं, लेकिन अगर आपके कर्म ठीक नहीं है तो अच्छा भाग्य भी आपसे रूठ करके चला जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और दोस्तों मैं बस यही कामना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, मंगलमय रहें और आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय गुरुदेव।